प्रोफेसर चहल अपनी इस पुस्तक को माननीय मंत्री जी को भेंट करना चाहते हैं। जोरदार तालियां। Thank you, Shalini. Honorable Chief Guest of the program, माननीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर सुधांश पंत जी, who is Secretary, Social Justice and Power Ministry, Madam Vidyavati ji, who is Secretary, and the Sri Shailendra Kumar ji, Member Secretary, अम्बेडकर फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब आकाश जी है उनका नाम, एंड माय डियर अदर डिग्निटरीज ऑफ द डायस, माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू. At the I think I should be speaking in a mixed language, that would be more better. साथियों, महात्मा फुले की 200वीं जयंती भारत सरकार मना रही है. बर्थ सेंटेनरी है ये, और एक ऐतिहासिक अवसर है. माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये सेलिब्रेशन का आगाज़ किया कि जैसे आपने वीडियो में देखा. इस महान हस्ती पे, हालांकि आज हम 200 साल हो गए हैं उनके काम को, उनके योगदानों को, लेकिन बहुत कम जानते हैं फुले के बारे में. अभी एक क्विज कंटेस्ट भी किया गया था, तो लोग सामान्य से सवाल पूछे जा रहे थे, कम ही लोग बता पा रहे थे, जबकि उनकी जो योगदान है वो इतने व्यापक हैं. मतलब मैंने फुले पे ये पूरा एक 500 पेज का मोनोग्राफ भी लिखा है, पूरा एक फुल फ्लेज्ड रिसर्च है. तो जब मैं फुले को पढ़ रहा था, ये मेरे 10 साल की मेहनत है एक्चुअली. ये 2 साल में नहीं लिखा गया, हालांकि मैं फेलोशिप पे था जब 2 साल में लिखना था, लेकिन काफ़ी दिन से पढ़ रहा था. मैं फुले चेयर के निदेशक के तौर पे, इंचार्ज के तौर पे. फुले पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है इतिहासकारों द्वारा. इसमें थोड़ा सा इतिहासकारों का भी फाल्ट है. मैं खुद भी इतिहासकार हूँ. फुले पे मुश्किल से 2-3 इतिहासकारों का मैं शुरू में नाम ले दूँ. हिस्टोरियोग्राफी जो है, सबसे पहले जो काम किया था धनंजय कीर ने काम किया था, जो उसकी बायोग्राफी लिखते हैं. महाराष्ट्र के बहुत बड़े राइटर थे. उसके बाद फिर मराठी में कुछ काम शुरू हुए. हरि नरके थे वहाँ पे महाराष्ट्र में, उन्होंने काम किया. मराठी में था ज़्यादा काम, और भी बहुत सारे लोगों ने मराठी में किया है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फुले को ले जाने वाले 2 स्कॉलर्स का मैं नाम खास कर लेना चाहूँगा, गेल ओम्बेक और रोजालिंड ओ हेनर. मतलब इसको क्या कहेंगे, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दोनों ही विदेश से हैं. इंडिया से किसी बड़े इतिहासकार का कोई काम नहीं आया फुले पे. तो आप कह सकते हो कि ही इज द नेग्लेक्टेड हीरो ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हालांकि बहुत बड़े हीरो थे, इसमें कोई शक नहीं. जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट रहा है दलित स्टडीज़ में, फुले के मोमेंट्स में. तो मैंने इस पर अपना प्रोजेक्ट किया. ये काम ये मेरा भी आप कह सकते हो. हालांकि मैं अपने काम का कोई ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटूँगा, लेकिन इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है. फुले का महत्व क्या है, मैं थोड़ा सा देखिए ब्रीफली 2-3 कुछ पॉइंट रखूँगा आपके सामने. हालांकि समय हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए. फुले का जो महत्व है, देखो भारतीय जो रेनेसा है, इंडियन रेनेसा, भारतीय जो नवजागरण है, उसकी 3 परंपराएं सामने आई. पहली परंपरा जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परंपरा कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जिसको रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरी परंपरा जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर जो सेक्युलर नेशनलिज्म है, उसके नेता थे महात्मा गांधी. और जो तीसरी परंपरा है जो कि खुद फुले ने शुरू करी, और उसमें जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना योगदान दिया, इसको दलित बहुजन परंपरा भी कहा जाता है. ये 3 बड़ी परंपराएं हैं.
इन तीनों परंपराओं के तीन हस्ताक्षर ये जो हैं, मैं इनकी बात बता देता हूँ फूले के बारे में क्या कहते हैं। विवेकानंद लिखते हैं, आई हैव डीप रिगार्ड्स फॉर ज्योतिराव फुले whose heart bleeds for the poor and downtrodden। अब जरा इससे अंदाजा लगा लीजिए। महात्मा गांधी लिखते हैं कि आई एम नॉट द महात्मा, आई एम नॉट द रियल महात्मा। रियल महात्मा वाज ज्योतिराव फुले। ये महात्मा गांधी का टाइम। महात्मा फुले थे सच्चे महात्मा, जिन्होंने सचमुच जो है समाज के दबे हुए लोगों के लिए एक पैशन के साथ काम किया। और तीसरे व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके नाम से फाउंडेशन भी है, वो तो फूले को अपना गुरु मानते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 गुरु अपने बताए, बुद्ध, कबीर और तीसरे महात्मा फुले। अम्बेडकर जैसा व्यक्ति जो इतने मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल के स्कॉलर हैं, वो फूले को अपना गुरु बता रहे हैं, कुछ तो मीनिंग है इस बात का। फूले का मतलब वाई फूले मैटर्स, फूले मैटर क्यों करते हैं। देखो मैं एक बात बता दूं, फूले को गणेंद्र कीर ने जो किताब लिखी थी उसका टाइटल दिया था उन्होंने फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन। फूले को उनके जमाने में ही भारतीय सामाजिक क्रांति का पिता कहा जाने लगा था, और कीर ने सही टाइटल दिया है। तो इसी से आप सोच सकते हो। असल में मैं ब्रीफली एक बात बता दूं, भारत में जितने भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट निकले हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट की धाराएं हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैंने देखा कितना बड़ा योगदान है फूले का, वो सारी धाराएं फूले से ही निकलती हैं। मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा इसके बारे में। मतलब ज़्यादातर फूले को है बहुत ही नैरो नजरिए देखा जाता है, दलित या बहुजन जो परंपरा है, लेकिन फूले से किसान मूवमेंट निकलता है, फूले से भारत का ट्रेड यूनियन मूवमेंट निकलता है, फूले से भारत का फेमिनिस्ट मूवमेंट निकलता है। सावित्रीबाई फुले उनके साथ थी, दोनों ही भारत के फर्स्ट फेमिनिस्ट थे। फूले से ही नुक्कड़ नाटक का मूवमेंट निकलता है, फूले से ही लोक साहित्य निकलता है, फूले से ही दलित साहित्य निकलता है। मैं कितनी सारी बातें गिना सकता हूँ। जब मैं ये रिसर्च कर रहा, जब मैंने देखा कितनी सारे योगदान पुलिस आदमी को हमने नेगलेक्ट किया है। तो अब सवाल ये आता है कि फुले जो है, जो ज्योतिराव जो फुले, इनको हम कैसे समझे। मैंने कैसे समझाया थोड़ा सा मैं बताता हूँ। फुले को नॉर्मली, फुले और अम्बेडकर भी इसमें शामिल है। नॉर्मली एक खास तरह के एक स्कूल ऑफ थॉट ने कुछ इस ढंग से देखा है कि वो तो जैसे ही जो हिंदू धर्म है या जो भारतीय जो मूल के खासकर हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से उसके बरक्स एक मोमेंट खड़ा कर रहे थे। पर कई लोग, जब मैंने इस किताब में ये टाइटल दिया हिंदू सोशल रिफॉर्म, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जो सो कॉल्ड अम्बेडकराइट है, मैं भी अम्बेडकराइट हूँ, तो कहने हिंदू सोशल रिफॉर्म क्यों रख दिया इसका टाइटल। मैंने कभी एक बात बताओ, वो सुधार किसका कर रहे थे? हिंदू समाज का ही तो कर रहे थे, मुस्लिम समाज का या ईसाई समाज का तो नहीं कर रहे थे। तो इवन अम्बेडकर के बारे में भी, हालांकि अम्बेडकर की बात नहीं कर रहा, इन लोगों को थोड़ा गलत समझा गया है। ये कोई हिंदू धर्म के या भारतीय संस्कृति के खिलाफ लोग नहीं थे, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात कर रहा हूँ, शायद आपको ये लगेगा, लेकिन मेरे रिसर्च से निकला भी यही है। तो फुले को जो समझा है अब तक लोगों ने और विदेश के इतिहासकारों ने भी, हालांकि उनके काम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा योगदान है ना, गेल ओम्बेक और रोजालिन ओ हेनरन को सैल्यूट करता हूँ, कम से कम उन्होंने काम तो किया। लेकिन इस ढंग से समझा गया है जो परंपरा रही है। तो ब्रीफली मैं एक दो पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। फुले का जो बनना है, मेकिंग ऑफ फुले, मैं उनकी लाइफ हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, वो बातें आप सब जानते भी होंगे, हालांकि बहुत कम जानते हैं। फुले के बारे में 2-4 घिसी-पिटी बातें बता दी जाती हैं कि महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोल दिया, और 1848 में सावित्रीबाई फुले के साथ मिलके जो है ये अपना एक मिशन किया।
और इसके अलावा कुछ एक बातें और, जैसे वो बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ एक बातें कर दी जाती हैं, दैट्स ऑल। लेकिन फुले के का जो बनना है, जब इसको मैंने देखा, मेकिंग ऑफ फुले, फुले किस तरह से बनते हैं, तो फुले पे देखिए, फुले एक इंटेलेक्चुअल है, बल्कि मैं ये कहूँगा ही वॉज एन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। उनकी राइटिंग्स देख लीजिए, मैं किताबों में, देखो कोई व्यक्ति जब उसका स्टेचर जब पता चलता है, उसकी किताबें जब हम देखें, एक ग्रामशी का टर्म है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, मैं थोड़ा एकेडमिक भाषा यूज कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगी। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कौन होते हैं? इंटेलेक्चुअल भी दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल जो प्रोफेसर और बड़ी अच्छी जगहों पर बैठ के काम करते हैं, एक होते हैं जो लोगों के साथ मिलके सोचते हैं और लोगों के ही नज़रिए को समझ के उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए, लोग, आम आदमी, ज़्यादातर जो हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं कि आम आदमी जो है एक तरह अनपढ़ है, इनको कुछ नहीं पता, हम बताएंगे इनको कैसे उत्थान किया जाए। लेकिन ग्रामशी का ये कहना था कि आम आदमी को सबसे बेहतर पता होता अपनी प्रॉब्लम का। पूरे उन्हीं में से उठ के आए थे। इंडिया में ज़्यादा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल नहीं है, ज़्यादातर ऊपर से आते हैं। तो भारत में फुले ने जो है इस परंपरा को एक तरह से सूत्रपात किया है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की परंपरा का। बाद में लेकर भी इसमें जुड़ते हैं, पानी ले लेते हैं, सॉरी। फुले की 4-5 किताबें मैं आपको बताता हूँ। अभी गुलामगिरी का नाम लिया गया 1873 में जो पब्लिश हुई, लेकिन और किताबों को ज़्यादा नहीं पता। फुले की इससे भी महान किताब है गुलामगिरी, तो थोड़ा सा एक क्रिटिक है, एक रेडिकल क्रिटिक है। वह है किसान का कूड़ा, कल्टीवेटर्स विद कॉर्ड, शेतकार्याचा सूड। फुले की एक और किताब है जो अनटचेबल प्रॉब्लम पे है, वो है अछूतों की कैफियत, अनटचेबल सपोलॉजिया। एक और किताब है फुले की, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। जरा ये विचार समझिए, सत्य धर्म। फुले ने 2-3 नाटक लिखे, इशारा और तृतीय रतन। ये 2 नाटक की परंपरा में बता रहा था, फुले ही शुरू करते हैं। शिवाजी का पवाड़ा और ढेर सारी और राइटिंग्स हैं। हंटर को उन्होंने, हंटर कमीशन को एक निवेदन दिया। ज़्यादातर फुले वैसे मराठी में लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको अंग्रेजी बहुत बढ़िया लिखते थे। लिखा उन्होंने आम लोगों के लिए। तो हंटर कमीशन को जो शिक्षा के लिए एक निवेदन दिया। तो फुले जो है किस परंपरा से आते हैं? अगर परंपरा की बात करें, देखिए भारत में 2 तरह की परंपराएं रही हैं। मतलब एक तो है ऑर्थोडॉक्स परंपरा, प्राचीन काल से जो चलती है। दूसरी है हेटेरोडॉक्स परंपरा। आपने जैनिज्म का नाम सुना होगा, बुद्धिज्म का नाम सुना होगा, चार्वाक का नाम सुना होगा। एक परंपरा ये भी चल रही है प्राचीन काल से, जो रूढ़ी के खिलाफ जाती है। तो फुले इन लोगों से इंस्पायर हैं, फुले इस परंपरा से जुड़े हैं। फुले के जो प्रेरक की बात करें तो नॉर्मली थॉमस पेन का नाम लिया जाता है। ज़्यादातर लोग थॉमस पेन की बात करते हैं, जो कि अमेरिका के रिलीजियस रेडिकल थे। थॉमस पेन की किताब है राइट्स ऑफ मैन। इस पे फुले का बहुत प्रभाव है, ऑब्वियसली है। लेकिन ये शायद कम लोग जानते हैं कि फुले पे सबसे ज़्यादा प्रभाव तो भारत की हेटेरोडॉक्स परंपरा का है। फुले बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं और कोइंसिडेंटली बाबा साहेब अम्बेडकर भी बुद्ध को मानते हैं। ये ऐसा क्यों है? ये दोनों ही लोग बुद्ध को क्यों लाइक कर रहे हैं? इसी तरह ये हेटेरोडॉक्स परंपरा क्या है? मतलब जो रूढ़ी को नहीं मानती, जो वेद को नहीं मानती, जो रैशनैलिटी को मानती है, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानती, ये एक परंपरा भी चल रही है। और ऐसा नहीं कि इसमें निचले लोग ही हैं, हर तरह के लोग हैं। तो फुले ने जो है इस परंपरा के अनुसार इन लोगों से प्रेरणा ली। कबीर को उन्होंने अपना प्रेरक कहा है, बार बार कहा है। संत तुकाराम जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े जो है जन कवि थे। तो ये यहाँ से प्रेरणा आ रही है फुले को। और फुले का जो बनना है एज एन इंटेलेक्चुअल, वो इतना सारा वास्ट स्टडी है। मैं तो देख के हैरान रह गया कि फुले, हालांकि एक जमाने में वो मैट्रिकुलेट थे,
लेकिन पढ़ा बहुत है उन्होंने। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति फुले बनता। फुले के योगदानों की बात करें दोस्तों तो ज्यादातर शिक्षा की बात की जाती है, उसमें भी कुछ एक सामान्य सी बात कह दी जाती है। जैसे फुले ने 18 स्कूल खोले। फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 से काम शुरू किया, 1850-55 तक ये चलता रहा। ऐसा नहीं है, फुले ने 18 स्कूल नहीं खोले। पहले तो मैं यही बता दूं, फुले ने सैकड़ों स्कूल खोले। जब रिसर्च करो ना जब पता चलता है। जब बाद में 1870 के दशक में जब अकाल पड़ा महाराष्ट्र में, तो उन्होंने अकाल राहत के लिए काम किया। उस समय बाल आश्रम खोले थे, सब लोगों को पता है। वो बाल आश्रम क्या थे? उन भूखे मरते हुए बच्चों को, जो अकाल पीड़ित बच्चे हैं, उनको वहाँ रोटी दी जाती थी और साथ में शिक्षा। ये बाल आश्रमों का क्या है, इनको क्यों भूल गए भाई? अच्छा, एक और बात है, शिक्षा के लिए सब काम करते हैं, नो डाउट। फुले का मॉडल अलग है, फुले की सोच अलग है। भारत में ये जो रेनेसां का पीरियड है, इसमें सब लोग शिक्षा की बात करते हैं, नो डाउट। विवेकानंद को देख लो, जो स्वामी दयानंद को देख लो, किसी को भी देख लो, गांधी को देख लो, अम्बेडकर को देख लो। फुले का शिक्षा का क्या है? फुले असल में शिक्षा को एक सामाजिक क्रांति के एक औजार के रूप में यूज कर रहे हैं। फुले जो सोशल इंजस्टिस है और जो अनजस्ट सोशल ऑर्डर है, उसको डिसमेंटल करने का एक हथियार बना रहे हैं। इसलिए फुले की शिक्षा सामान्य शिक्षा नहीं है, ये 3R की शिक्षा नहीं है। ये भी मैं बताऊं, 3R जो भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो, बात खत्म। फुले लोगों को जगा रहे हैं, रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। तो ये शिक्षा का मैं उनका खासकर पर्सपेक्टिव बताता हूँ। और इस पर्सपेक्टिव को असर ये पड़ा कि जो भी फुले के स्कूलों में पढ़े ना, जो लोग भी पढ़े, ये बच्चे पढ़े, और बाद में, हालांकि अम्बेडकर फुले से पढ़े नहीं, लेकिन अम्बेडकर ने फुले का शिक्षा मॉडल समझा, वो सब लोग क्रांतिकारी बनते हैं, सामाजिक क्रांतिकारी। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई देश के या व्यवस्था के खिलाफ है, मतलब उसके खिलाफ है, कल्चर के, लेकिन सोसाइटी को रेडिकल चेंज की बात जरूर करते हैं। फुले के अगले योगदान की बात करें, वो है सोशल रिफॉर्म का एरिया। सोशल रिफॉर्म की भी सारे ही सोशल रिफॉर्मर हैं 19वीं शताब्दी में। हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ सोशल रिफॉर्मर है, बहुत सारे हैं। ये एक अच्छी बात भी है हिंदू समाज में खासकर, बल्कि मुस्लिम समाज में कमी रह गई थोड़ा सा। मुझे आई एम सॉरी टू, मैं ये थोड़ा कमेंट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज में कोई अलग दिशा में ज़्यादा, राजनीतिक दिशा में ज़्यादा चिंतन हुआ है, लेकिन सामाजिक सुधार की दिशा में उतना चिंतन नहीं हुआ। लेकिन हिंदू समाज में हो रहा था, सारे लोग ही कर रहे थे। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, उससे पहले राजा राममोहन राय, और उसके बाद लगातार गांधी और फुले और अम्बेडकर सब कर रहे थे। लेकिन फुले का नजरिया क्या है समाज सुधार का? देखिए, पहली बात तो ये है, फुले को जैसे मैंने बताया जिस ढंग से देखा गया है फुले और अम्बेडकर को, वो बात शायद नहीं है। वो भी हिंदू धर्म को, देखिए मुझे तो ये लगता है बहुत, हालांकि बहुत तीखे आलोचक हैं वो रूढ़िवादी परंपरा के, इसमें कोई शक नहीं। पर देखिए, जब हम किसी चीज को की आलोचना करते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, कहीं कहीं उससे प्यार भी तो करते हैं ना। वो प्यार नहीं दिख रहा हमें फुले का। फुले हिंदू सोशल रिफॉर्म की परंपरा में आते हैं, जैसे मैंने बताया। और हिंदू सोसाइटी में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, 2-3 बातें हैं। वही हेटेरोडॉक्स परंपरा, उससे अलग नहीं है फुले। पहली दिक्कत है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उसी का फिर जो है बाय प्रोडक्ट अनटचेबिलिटी आ जाता है। वर्ण व्यवस्था की लोग हिमायत करते थे सारे, उस जमाने में सारे समाज सुधार कहते थे वर्ण व्यवस्था अच्छी है, जाति ऐसे पश्चाता बुरी है। फुले ने कहा कि नहीं, वर्ण व्यवस्था मूल है, इस आइडिया को ही खारिज करना पड़ेगा। आज भी बल्कि मैं कई जगह जाता हूँ, लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था अच्छी है। तो या तो हम चांद पे चले गए, हम किसी भी विचारों को छोड़ दो। क्या प्यारी लगती है आपको वर्ण व्यवस्था? अम्बेडकर साहब लिखते हैं, वही बात फुले ने भी लिखी है कि अनटचेबल कास्ट सिस्टम वर्ण व्यवस्था का बाय प्रोडक्ट है, और अनटचेबिलिटी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ कास्ट। तो रूट काज क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था। फुले को इससे दिक्कत थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को ही खारिज कर दिया जाए। हम क्यों नहीं सारे जन्म से समान हो सकते हैं? क्यों इन वर्णों की जरूरत है? क्योंकि एक बार जब ये आइडिया बनता चले, आप चाहे इसको काम का विभाजन कहो, कुछ भी कहो, लेकिन
अल्टीमेटली ये जात व्यवस्था को जन्म देता है। तो फुले ने वर्ण व्यवस्था को खारिज किया और अनटचेबिलिटी समेत सारी। इसके अलावा फुले ने पैट्रियोर्की को खारिज किया, पितृसत्ता को। फुले ने जो है शास्त्रों को खारिज किया, क्योंकि वो रैशनैलिटी में ज्यादा यकीन करते थे, अपने विवेक पे भरोसा करते। मैं 2-3 पॉइंट और कहूं। फुले जो है ह्यूमन राइट्स के पहले प्रवक्ता है इंडिया में। भारत में कोई भी नहीं है जो मानव अधिकार की बात सोचता हो। 19वीं शताब्दी में भी, इवन 20वीं शताब्दी में भी, ये तो अब बात होने लगी है मानव अधिकारों की। फुले उस जमाने में मानव अधिकार की बात करते हैं। यह आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो ह्यूमन राइट्स ये आइडिया लेते हैं वो थॉमस पेन से, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई वेस्टर्न आइडिया है। मैं फिर कह दूं, फुले देखिए उस समय जो सारी डिबेट चल रही है ना ह्यूमन राइट्स की, वो क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, नेचुरल राइट्स। भाई नेचर ने हम सबको समान बनाया है, कुदरत ने हम सबको समान बनाया है, सबको बराबर के अधिकार, हवा पानी सबको बराबरी से मिलती है ना। तो फिर हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? तो ये नेचुरल राइट्स का आइडिया गांधी भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो फुले इस परंपरा में है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात और ऐड कर दूं, इस डिबेट को एक नए आयाम तक अम्बेडकर साहब ले जाते हैं। वो ऐसा नहीं मानते, हालांकि अम्बेडकर फुले के अनुयायी हैं, लेकिन वो कहते हैं नेचुरल राइट्स, नेचर में तो माइटी राइट भी होता है, तो नेचर नहीं देती। अम्बेडकर कहते हैं राइट्स एक्वायर करने पड़ते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट का विचार लाते हैं। तो देखो ये बहस कहाँ से शुरू हुई? फुले से शुरू हुई और अम्बेडकर तक और भारत के संविधान तक चली गई। तो राइट्स को एक्वायर करना पड़ता है, राइट्स कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए, वरना राइट नहीं मिलते। खैर 2-3 बातें और कर दूं। फुले ने एक धर्म का विचार दिया। देखिए हमारा देश बहुत ज्यादा धार्मिक देश है, धर्म के बगैर बात बनती नहीं। तो फुले एक विचार देते हैं, सत्य धर्म का विचार। फुले ने किताब लिखी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, इस किताब में वो धर्म का एक मॉडल देते हैं। अच्छा एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी मैंने, किताब का टाइटल रखते हैं सत्य, और ऐसा नहीं कि फुले ही रखते हैं। स्वामी दयानंद को देख लो, उनकी किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। गांधी की किताब देख लो, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये सारे लोग सत्य को क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि सत्य खो गया है। धर्म में जो सत्य का तत्व था वो गायब हो गया है, रूढ़ी का तत्व आ गया है। तो फुले जो है सत्य धर्म की बात करते हैं, और सत्य धर्म इसलिए उनका जो पैम्फलेट पे एक नारा भी लिखा था, उपनिषद से आया, सत्यमेव जयते। वो कहते हैं धर्म का सार भी सत्य ही है, सब धर्म का आधार भी सत्य ही होना चाहिए, और चीजों के अलावा। और इसी सत्य धर्म के कंसेप्ट को लागू करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। सत्य शोधक समाज 1873 में, हालांकि 1848 से काम कर रहे थे, बहुत मैच्योर स्टेज में ये संगठन बनाया था, सत्य शोधक समाज। अभी जैसे सवाल भी पूछे जा रहे थे, देखिए इसका टाइटल देखिए, ये क्या टाइटल रखते हैं, उससे आदमी का विजन पता चलता है कितनी गहरी सोच है। वो संगठन का नाम देते हैं सत्य शोधक, यानी सोसाइटी ऑफ द सीकर्स ऑफ ट्रुथ। और लोग भी संगठन बना रहे हैं, एक सुधारक बना रहे हैं ब्रह्म समाज, यानी वो आपको ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। एक दूसरे आर्य समाज बना रहे हैं, वो आपको आर्य बनाना चाहते हैं। एक तीसरे जो है प्रार्थना समाज बना रहे हैं। उन्हें ये कहते हैं मैं आपको ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता, ना मैं आपको आर्य बनाना चाहता, ना कुछ और, मैं तो आपको सत्य का साधक बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, इंसान तो हम है ही, इंसान बनना है, और इंसान भी कौन सा? जो रिसर्चर ऑफ ट्रूथ हो, जो सत्य की तलाश में हो। ये संगठन, इस संगठन का बड़ा भारी योगदान है। हम जानते नहीं सत्य शोधक समाज कितनी बड़ी परंपरा थी। सत्य शोधक समाज ने इतने सारे प्रयोग किए, पहली बार पुरोहित के बगैर विवाह की एक परंपरा शुरू करी। मतलब जरूरी बीच में बिछोली की जरूरत कहाँ है? फुले का अब ये जो सत्य शोधक से विवाह के काफी पॉपुलर भी हुए उस जमाने में। सत्य शोधक समाज के मंच से बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। तो इसी से मैं अगली बात जोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रीफली बात करनी है। फुले ने सत्य शोधक समाज के मंच से, और उससे पहले भी बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं। मास मूवमेंट, मास लिबरेशन मूवमेंट है बेसिकली। वो शुद्ध अति शुद्ध शब्द का यूज करते थे।
समाज के जो पिछड़े दलित तबके हैं उनके लिए उनका जिंदगी भरी मूवमेंट है, उसमें तो कोई शक नहीं। एक और मूवमेंट है, वो मैं बता चुका हूँ आपको, महिलावादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन। फुले के इसी मंच से जो है, इसी मंच से वो अपनी जो है वेट देते हैं। किसान आंदोलन उन्होंने चलाया जिसका नाम है जुन्नार किसान आंदोलन। आपको बताऊं, भारत में जो किसान मूवमेंट है इसके मुद्दे फुले तय कर देते हैं। ये जो साहूकारी की समस्या थी, जमींदारी की समस्या, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। आपको बल्कि मैं जब और पढ़ रहा था, चौधरी चरण सिंह को कहीं मैंने पढ़ा, वो कहते हैं फुले मेरे आदर्श हैं, फुले मेरे प्रेरक हैं। आप सोच सकते हो कि फुले की जो किताब है किसान का कूड़ा, ये किताबें असल में किताब नहीं है, ये उनके भाषण है। और ये वायसराय उसी ने भेज दिया, उन्होंने किताब के रूप में फॉर्म इसको पब्लिश किया। ये जुन्नार किसान मूवमेंट में दिए गए भाषण है। और सीधा उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला, वायसराय को दे दिया कि भाई आप शिमला की ठंडी वादियों में बैठे हो, मैं भी शिमला रहा हूँ, वास्तव में बहुत अच्छा मौसम है, आपको पता नहीं भारत के किसान कैसे जी रहे हैं। फुले की सबसे मार्वलस रचना है किसान का कूड़ा। तो फुले किसान आंदोलन शुरू करते हैं। फुले ट्रेड यूनियन मूवमेंट, लोखंडे साहब थे बंबई में, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को चला रहे थे। उन्होंने पहला संगठन बनाया ट्रेड यूनियन मजदूरों के लिए, उसको फुले ने प्रेरित किया था। तो फुले ने इतने सारे मास लिबरेशन मूवमेंट चलाया, मतलब लोगों को आजाद करना है हमें। तो लास्ट में फुले की विरासत की बात कर लेते हैं। फुले की जो लिगेसी है वो बहुत बड़ी लिगेसी है, छोटी नहीं है। तो फुले की डेथ हुई 1890 में, 1891 में जन्म हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर का, हम जानते हैं। फुले ने खुद ये कहा था, अपनी राइटिंग्स में ये कहा है कि भाई हम जो मोमेंट चला रहे हैं, हम उस दिन का सपना देखते हैं कि इन्हीं लोगों में से, दबे कुचले लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति उभर के आएगा जो हम लोगों को एनलाइटन करेगा। हमारी कब्रों पे जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब ऐसा व्यक्ति, हालांकि मैं रहस्यवाद में यकीन नहीं करता, इसकी कोई मैं रहस्यवादी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन फुले ने एक जो फोरकास्ट किया है, फुले ने वो बैकग्राउंड बनाई। वास्तव में जो है अम्बेडकर साहब जो उसी महाराष्ट्र से, फुले से ही प्रेरणा लेके आए, जिसने हम सबको संविधान के जरिए लिबरेशन दिलाई। फुले की परंपरा है, फुले की लिगेसी। सत्यशोधक समाज, हालांकि देखिए ये संगठन निचले लोगों के लिए काम कर रहा था, कुछ राजे महाराजाओं का भी समर्थन मिला, लेकिन बाद में बंद हो गया। सावित्रीबाई फुले का नाम लेना और मैं चाहूँगा, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाती हैं। 1890 में फुले की डेथ हुई, 1897 में सावित्रीबाई फुले की डेथ होती है। ये जो 7 साल थे बहुत ही क्रूशियल पीरियड था, बड़ा नाजुक पीरियड था इस संगठन के लिए। सावित्रीबाई फुले ने लीड किया। मैं सावित्रीबाई फुले को जब मैंने पढ़ा इस दौरान, मुझे तो लगा शी वॉज मोर रेवोल्यूशनरी देन हर रेवोल्यूशनरी हस्बैंड। बात पूरी हो रही, वो अपने क्रांतिकारी पति से भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी थी। हालांकि वो आदर्श भारतीय नारी भी थी, पति की छाया के पीछे ही रही ज्यादातर लाइफ में, और बहुत गहरा प्रेम था, इतना गहरा प्रेम, मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उनकी जब चिट्ठियां पढ़ी, इतना ज्यादा आपस में बॉन्डिंग। सावित्रीबाई फुले ने इसके बाद, पहले भी वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है, लेकिन इसके बाद वो लीड करती हैं सत्यशोधक समाज को। और खासकर जब अकाल पड़ रहा था और प्लेग फैला पूना में, आपको पता है सावित्रीबाई फुले की जो डेथ कैसे हुई है, बहुत हीरोइक डेथ है। प्लेग फैला हुआ है, एक महार का लड़का, जवान लड़का, उसको प्लेग हो गया, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, वो अपने कंधों पे उठा के लेके गई, और वहाँ उन्हीं का लड़का था गोद लिया हुआ, यशवंत राव, उसको डॉक्टर बना दिया था उन्होंने, और किसी ब्राह्मण विधवा का लड़का था, ब्राह्मणी विधवा का, आप ये भी देखिए, उसको डॉक्टर बनाया, और कोई बच्चा, ये उनका दत्तक पुत्र है। तो फुले की जो विरासत है वो सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाई, बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाई। फुले ने जो है बहुजन शब्द क्वाइन किया, ये भी मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बस लास्ट की 2-3 बातें हैं। बहुजन जो शब्द है उन्होंने पहले वो शुद्ध शब्द का इस्तेमाल करते थे, बाद में जुन्नार किसान मूवमेंट में उन्होंने ये शब्द यूज किया है कि भी ये जो बहुजन लोग हैं, और ये बहुजन का जो आइडिया है इतना ज़्यादा कैचिंग आइडिया है,
उस समय पार्टियां कुछ संगठन बनने शुरू होते हैं। हालांकि वो सारे फुले के विचार को नहीं मानने वाले लोग, जैसे एक पार्टी बनती है बहुजन पक्ष महाराष्ट्र में, और भी कई सारे संगठन बनते हैं। अल्टीमेटली एक पार्टी और नेशनल उत्तर भारत में बनी, आप जानते हो, वो भी फुले से ही प्रेरणा लेके आए थे। जो साहब काशीराम थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, वो फुले से ही प्रेरणा लेके आए थे। वहीं तो बम्बई में जो पढ़े थे, वो तो साइंटिस्ट की नौकरी कर रहे थे। काशीराम को भी कभी एक दिन समझेंगे, अभी हम अच्छे ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। भारत में, उत्तर भारत में खासकर जो चेंज लाने का काम इस व्यक्ति ने किया। बस एक और बात है, फुले की जो विरासत है वो हम मूल निवासी मूवमेंट में भी देख सकते हैं। फुले ने आदि ये कहा कि जो भारत के, हालांकि इसमें हिस्टोरियन में बहुत डिबेट है, कंट्रोवर्सी है कि भारत के मूल निवासी कौन थे। एक वो आर्य की भी थ्योरी चलती आई, तो फुले ने ये आर्य की थ्योरी को ज़्यादा उस समाज के, उस जमाने के अपर कास्ट के लोग ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो फुले ने कहा ठीक है, आप मूल निवासी, आप अगर आर्य हैं तो शायद आप मध्य एशिया से आए होंगे, तो हम मूल निवासी हो। मतलब ये एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज कर रहे हैं। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा ये बात सच है। फुले ने मूल निवासी का आइडिया दिया। आदि, इसके बाद आदि आंदोलन बढ़ते हैं हर देश के हर हिस्से में। आदि आंध्र आंदोलन है, आदि तमिल आंदोलन है, आदि हिंदू है, पंजाब में एक आदि धर्मी मूवमेंट पैदा होता है। ये सारी आदि की जो आइडियोलॉजी है फुले से प्रेरित है। और अभी जो मूल निवासी के नाम से एक विचार चल रहा है, बहुत ही अब ये निचले लेवल पे पेनिट्रेट हो गया है विचार। लोग शायद ऊपर से दिख नहीं रहा लोगों को, लेकिन ये जो आइडिया है ना, मूल निवासी कह लीजिए, बहुजन का आइडिया कर लीजिए, बस पूरा करता हूँ। तो फुले के जो योगदान है, इनको अभी समझना बाकी, बहुत सारे योगदान हैं। और मेरा अभी जो मैंने अपने रिसर्च के जरिए जो है पाया कि अभी फुले पे तो ढेरों किताबें लिखी जा सकती, सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती हैं, इतने सारे कंट्रीब्यूशन है। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब हम फुले को याद कर रहे हैं, और भारत सरकार का भी मैं ऋणी हूँ कि वो एक जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। पूरे साल प्रोग्राम चलेंगे, फुले के बारे में हम और जानेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात पूरी करता हूँ। जय फुले, जय भीम, जय भारत। है वही